चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैथ जगत में मेरे को देखने में आ रहा है मेरे को दोस्तों कि उनको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। मैं भी सोचता हूँ कि अब आप लोगों को प्रोटोकॉल ही सारी चीज़ें बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना। अभी देखो आप पार्ट 3 इतनी बार मैसेज डाला गया कि पार्ट 4 में जुड़ जाइए, नहीं जुड़े। अभी कई लोग फ़ोन करते हैं 184 रुपये किस बात के ले रहे हो, मेरे घर में नहीं आ रहे दोस्तों, वो इंटरनेट सरचार्ज है जो ऐप बनाने वाले ले रहे हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे सोए हुए हैं, अभी उनको कहो तो रिस्पेक्ट मांगते हैं कि आप रिस्पेक्ट दो, ऐसे क्या बोलते हो, ठीक है। तो अभी तक क्या कर रहे थे आप लोग, बड़ा बुरा लगता है यार। आप लोग डॉक्टर हो कि बहुत बुरा लगता है आप लोगों में कि आप लोग सोए हुए रहते हो।
और जब जागने की बारी आती है ना, जब एंड टाइम पे जगाते हो, आप तो जगते हो, हमको भी जगाते हो। ठीक है, हम लोग इतने फुर्सत में नहीं है कि आप लोगों को जोड़ा करेंगे बैठ के। बड़ा बुरा लगता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैथ जगत जितना, जितने, क्या बोलूं मैं, इतना बुरा वर्ड निकलता है मुंह से कि इलेक्ट्रोमैथ में प्रोग्रेस ही नहीं करना चाहते लोग। अभी फोन करके बोलते हैं कि सर नहीं अभी जोड़ो, आज की भी क्लास जाएगी। तो हमारे पास इतना समय, हम पेशेंट देखे, खाना खाएं, हमारा काम करें या ना करें दोस्तों। आपने, हमने गलती करी है आपको 6,000 रुपए सालाना जोड़ के, तो प्रकाश जैन सर के कहने पे हमने आप लोगों को उतना वो किया कि आपको साल का इकट्ठा हमने कंसेशन कर दिया। मेरी गलती है दोस्तों, आई एक्सेप्ट इट, सॉरी फॉर दिस। अगली बार से कोई गलती नहीं है। कोई सालाना पैसा नहीं लिया जाएगा, हर बार आप सीधे ऐप से पेमेंट कीजिए आप। ठीक है, बहुत दुख होता है दोस्तों, इतना दुख होता है कि इलेक्ट्रोमैथ डॉक्टर इतने घटिया लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग हमारा समय व्यतीत नहीं करते हैं, मायोकार्डाइटिस की बात करते हैं। हमने कल पढ़ा था, मायोकार्डियम का लेयर पूरा समझ लिया था, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें कंसीडर करने को कहता हूँ। जब पेरिकार्डाइटिस होगा, तो पेरिकार्डाइटिस मीन्स क्या, आपके हार्ट के लेवल पर कवरिंग में बाहर की तरफ आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब पेरिकार्डाइटिस होगा तो जो एक्स्ट्रा, जो बाहर के साइड है, आउटर, उस लेयर के माध्यम से इनर लेयर जो मायोकार्डियम पे टच होती है, चिपकी होती है, वहां पर उसके कनेक्ट होती है, उसके माध्यम से मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन नहीं होगा क्या, जब हम बॉडी में टिश्यूज के लेवल पर देखते हैं। तो एक कारण तो पेरिकार्डाइटिस भी है, कि पेरिकार्डाइटिस जैसी कंडीशन के कारण भी बहुत आसानी से दोस्तों मायोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार से मायोकार्डाइटिस होगा तो डेफिनेटली उसके कारण वाल्व या अंदर की जो एंडोकार्डियम है वो अफेक्टेड होगी, यानी एंडोकार्डाइटिस भी डेवलप होगा। यानी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए पेरिकार्डाइटिस है, अगर अर्ली स्टेज में आपने कवर नहीं करा तो 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में मायोकार्डाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मायोकार्डाइटिस आगे जाकर वॉल के लेवल पर एंडोकार्डाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए याद रखना दोस्तों, मायोकार्डाइटिस हार्ट मसल्स यानी मायोकार्डियम यानी जो बल्क होता है, उस बल्क के इन्फ्लामेशन को कहते हैं। याद रखिएगा, मायोकार्डियम यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपकी पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करता है, आपको पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। इसलिए याद रखने का दोस्तों, प्राय जो सिम्टम उत्पन्न नहीं होते हैं वहां पर आप कंफ्यूज रहते हैं कि भाई यहाँ पर मायोकार्डाइटिस के सिम्टम नहीं है। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों में हार्ट रूप में अफेक्टेड होता है दोस्तों, यानी एडवांस केसेस में ही सिम्टम आते हैं। अर्ली स्टेजेस में कभी भी चेस्ट पेन, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, इसके अलावा कोई भी चीज, वॉमिटिंग होना, हल्का सा पेन होना, वीकनेस लगना, इसके अलावा कोई भी आपको एग्जैक्ट सिम्टम नहीं मिलते। जब बहुत हार्ड अपीयरेंस होता है दोस्तों, तब वहां पर बहुत से लोग जिनके वहां पर मायोकार्डाइटिस देखी जाती है, उन मायोकार्डाइटिस के लेवल पर दोस्तों ये देखने को मिलता है। ठीक है, अदरवाइज हेल्दी जो कंडीशन होते हैं, जिनका बिल्कुल इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होता है, बाय चांस उनको मायोकार्डाइटिस होता है, उनमें अर्ली स्टेज में सिम्टम ही नहीं आते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के रूप में जब बाद में सिम्टम निकल कर आते हैं, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है दोस्तों। इसलिए तुरंत ईसीजी कराइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुरंत ईसीजी, यहाँ मैं खुद कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ईसीजी कराने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति का भी अगर चेस्ट में बर्निंग हो रहा है, ईसीजी करा लीजिए आप। ठीक है, तो बहुत सारे कारणों से डिजीज डेवलप होती है, उसमें एक कारण होता है इंटरनल इन्फ्लामेशन। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको कंडीशन, जो प्रीव्यू आपको नजर आता है, जो प्रेजेंट नजर आती है कंडीशन दोस्तों, उस प्रेजेंट कंडीशन का ट्रीटमेंट करके आप मायोकार्डियम को इन्फ्लामेशन से बचा सकते हो, यानी मायोकार्डाइटिस के इन्फेक्शन को क्विकली दूर कर सकते हो। यदि आपने क्विकली दूर नहीं किया तो इससे होने वाली तकलीफ जो होती है दोस्तों, अगर आपने जल्दी प्रिवेंट कर लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन लेटर स्टेज में प्रिवेंट किया तो सोच लीजिएगा दोस्तों, इतनी जगह सबसाइड हो जाएगा कि आप कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है मायोकार्डाइटिस के जब कॉजेज देखोगे, इसका मोस्ट कॉमन कॉज वायरल इन्फेक्शन होता है दोस्तों। याद रख लेना, मोस्ट कॉमन कॉज वायरल इन्फेक्शन होता है। अभी आप देख रहे हो ना, सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना के लेवल पर देख रहे हो ना, क्यों कार्डियक फेलियर हो रहे हैं दोस्तों लोगों को, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ,
मायोकार्डाइटिस डेवलप हो रही है इस वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो अभी की जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, इन प्रेजेंट कंडीशन में मोस्ट कॉमन रूप से दोस्तों वायरल इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, और ये वायरल इन्फेक्शन टिपिकली बहुत ही डेंजरस कंडीशन कॉज कर रहा है, और ये स्पेशली जिनमें मायोकार्डाइटिस होती है वो बहुत कॉमन रूप से आपको देखने को मिल रहा है ऐसे कंडीशन जिनमें वायरल इन्फेक्शन रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है। यदि वायरल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी से कुछ सेल्स इससे फाइट करने लग जाते हैं, और कुछ सेल्स में वहां पर अलग अलग तरह का दोस्तों वायरस प्रवेश कर जाता है स्ट्रेन का, और वो पर्टिकुलरली वहां डैमेज करता है। लेकिन याद रखिएगा कुछ सेल्स केमिकल को भी रिलीज करते हैं। यदि ये डिसीज फाइटिंग सेल्स हार्ट में इंटर कर जाती है दोस्तों, ठीक है, यानी आपके बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कुछ डिसीज से फाइट करने वाली सेल जब हार्ट में एंटर कर जाएगी तो कुछ केमिकल जो इनसे रिलीज होते हैं वो पर्टिकुलर वहां पे डैमेज कर रहे थे, या हार्ट मसल्स में वो वायरस है तो हार्ट मसल्स को भी डैमेज कर देते हैं दोस्तों। ये कंडीशन वहां पर डेवलप होती है। यानी सिंपल सी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में कार्डियक मसल्स के लेवल पर जिन मसल्स में वायरल इन्फेक्शन के वायरस मौजूद होते हैं, हमारी जो प्रोटेक्टिंग सेल्स जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है जो केमिकल रिलीज करती है, वो केमिकल रिलीज इन मायोकार्डियम के सेल्स पर भी रिलीज कर देती है, और इसी के कारण हार्ट मसल्स को भी इन्फ्लाम कर देती है, और इसी के कारण दोस्तों टिपिकली मायोकार्डाइटिस होते हुए दिखा जाता है। याद रखना जितने भी कोजैक्सी वायरस होते हैं, जितने भी स्टेन बार वायरस होते हैं, EMBV जिसको कहते हैं, साइटोमेगालोवायरस CMV, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस, हर्पीज वायरस, ठीक है, HIV वायरस, पेरोवैक्स वायरस, क्लेमाइडिया वायरस, 4 कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के माध्यम से जो फैलता है दोस्तों वो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, और इसके अलावा कोरोना वायरस, बैक्टीरिया दैट कॉज अ लंग डिसीज। याद रखना एक बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा जो वहां पर लंग डिसीज को कॉज करता है, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकल को, ठीक है, बैक्टीरियाज को। ये स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया दोस्तों टिपिकली ये जनरेट करता है। इसलिए आपको याद रखना है जितने भी बैक्टीरियाज होंगे, खासतौर से ट्रिपेनोमा जो सिफिलिस को कॉज करता है दोस्तों, ठीक है, तो सिफिलिटिक मायोकार्डाइटिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मायोकार्डाइटिस, ये बहुत कॉमन केसेस हैं जो आज के समय में देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। जितनी भी लाइम डिजीज होती है उसके कारण भी मायोकार्डाइटिस कॉज होते हुए नजर आता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये, फंगल भी पीछे पीछे है, पैरासाइट भी पीछे पीछे है दोस्तों। फंगल इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण भी जो कॉज होता है दोस्तों, कई केमिकल्स होते हैं या कई मेडिकेशन होते हैं, वो भी डेफिनेटली मायोकार्डाइटिस को कॉज करता है दोस्तों। कई एलर्जिक रिएक्शन, टॉक्सिन्स जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, लेड, स्पाइडर बाइट्स, वेस्प्रिंग्स, स्नेक बाइट्स, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये भी साइड इफेक्ट कॉज करता है जिसके कारण मायोकार्डाइटिस डेवलप होता है। याद रखिएगा एक ऑटोइम्यून डिसीज जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है पूरी बॉडी में, जैसे कि ल्यूपस एरिथमेटस, जैसे कि रूमेटिक आर्थराइटिस, उसके कारण भी मायोकार्डाइटिस होता हुआ देखा गया। इसलिए जब आप टेबल प्रैक्टिस करते हो तो टेबल प्रैक्टिस में कारण को देख लो, बस क्यों हो रहा है आपको पता है, कैसा होता है आपको पता है, केवल कारण देख लो, उसके सिम्टम देख लो और प्रोटोकॉल डिसाइड कर लो, आप परफेक्ट हो गए दोस्तों। लेकिन आपको मायोकार्डियम की फिजियोलॉजी मालूम होना चाहिए थी जो मैंने बता दी। उस फिजियोलॉजी के बिहाफ पर आप जब एनाटॉमिकल चेंजेस नजर आता है तो आप वहां पर दोस्तों स्पेशली एनाटॉमिकल वाली मेडिसिन सेट कर लो। अगर टॉनिक की बात करते हो तो टॉनिक है A3C1B, ठीक है, ये हार्ट का सबसे बड़ा टॉनिक है A3C1B। लेकिन याद रखना म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करने वाली C13 का भी बहुत बड़ा रोल मायोकार्डाइटिस के लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। याद रख लेना दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट को सिम्टम निकल कर आते हैं तो मायोकार्डाइटिस का जो माइल्ड केस होता है, बिल्कुल माइल्ड हल्का हल्का केस होता है अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि कोई भी सिम्टम आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन हल्के हल्के सिम्टम्स आपको आते हैं, बर्निंग सेंसेशन होना, चेस्ट में पेन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना। सीरियस केसेस में जब साइन और सिम्टम्स आपको मायोकार्डाइटिस के नजर आते हैं बहुत वरी होता है। हर व्यक्ति के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी इम्यूनिटी पावर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वरीज होता है, इसीलिए जो डिसीज के कॉज पर डिपेंड करता है। कारण कौन सा मैंने बताया, कौन सी डिजीज है, इसलिए मायोकार्डाइटिस के साइन और सिम्टम्स जो सबसे कॉमन नजर आते हैं वो चेस्ट पेन होता है, रैपिड या एबनॉर्मल हार्ट रिदम, यानी आपके चारों चेंबर्स में वॉल में रिदम में यानी एरिथमियाज आपको कनेक्ट होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है,
जब आप रेस्ट कर रहे होते हो उस दौरान, या ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान आपको नजर आता है। जब फ्लूइड रिटेंशन के साथ आप देखते हो लेग्स की स्वेलिंग होना, साथ ही साथ एंकल्स और फीट में स्वेलिंग होना, ठीक है, फटीग होना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अन्य जो साइन और सिम्टम होते हैं जिसमें वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेडेक हुआ, बॉडी एक हुआ, जॉइंट पेन हुआ, फीवर हुआ, सॉर थ्रोट, गले में डायरिया, ये कॉमन सिम्टम होते हैं जो मायोकार्डाइटिस के साथ वन बाय वन आपको देखने को मिलता है। जब किसी बच्चे में मायोकार्डिक डेवलप होता है तो जो जो साइन और सिम्टम होता है उसमें सबसे कॉमन होता है फीवर, बेहोश हो जाता है बच्चा, फेंटिंग के स्टेट में चला जाता है, ब्रीदिंग की डिफिकल्टीज होती है, रैपिड ब्रीदिंग नजर आती है, रैपिड या एबनॉर्मल हार्ट रिदम यानी एरिथमियाज नजर आता है दोस्तों, यानी कि आपके हार्ट के चारों चेंबर में जो ब्लड आना जाना होता है उनके बीच में रिदम जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है। और यही कारण है मायोकार्डाइटिस को डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने डायग्नोसिस करना है आप सीधा ईसीजी करा लीजिए, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा दोस्तों। इसीलिए मायोकार्डियम के डायग्नोसिस के इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको देखना है दोस्तों। चेस्ट एक्सरे करा लीजिए, आप इकोकार्डियोग्राम करा दीजिए, ब्लड सेल काउंट करा लीजिए, सीबीसी टेस्ट, ठीक है, ब्लड कल्चर करा लीजिए, आप एंटीबॉडीज और हार्ट मसल्स बायोप्सी करा लीजिए। ब्लड टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज, किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही है वो टेस्ट करा लीजिए, और हार्ट मसल्स बायोप्सी करा लीजिए। अगर ये करा लेते हैं तो आपका, अब हार्ट मसल्स बायोप्सी कोई कैंसर है जो आप बायोप्सी कराएंगे, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। मेनली ईसीजी और सीबीसी के माध्यम से आप डायग्नोस कर सकते हो कि उसको इन्फ्लामेशन है या नहीं, और जिस ऑर्गन में है उसके सिम्टम आपको मिल रहे हैं, आप तुरंत वहां पर डायग्नोसिस करना। याद रखना, जब सिफिलिटिक मायोकार्डाइटिस होती है इस प्रोटोकॉल में वेन 1 शामिल करना, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वहां पर वेन 1 शामिल करना। जब आपको नजर आता है कि ट्यूबरकुलोसिस मायोकार्डाइटिस है, वहां पर पूरा ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम पूरा आएगा तो वहां पर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा आपको। और जब आपको सिंपल मायोकार्डाइटिस होता है, ये एक बहुत सोचा समझा प्रोटोकॉल है जो वहां पर बहुत ही साइनिंग वे में किसी भी प्रकार की जो मायोकार्डाइटिस की कंडीशन है उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है। S5A3 थर्ड डाइल्यूशन में, C1F1 फर्स्ट डाइल्यूशन। व्हाई? इन्फ्लामेशन हो रहा है और यहाँ पर नर्वाइन लेवल पर न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, इसलिए C1F1 डायरेक्टली हार्ट को न्यूट्रिशन दे रहा है। और S5A3 थर्ड में कर दिया तो वहां पर हार्ट के लेवल पर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, उसके जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं कंप्लीटली प्यूरिफाई हो रहे हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंटली 4 to 6 टाइम्स है। या फिर S5A3B C1F1 जब फीवर आता है बहुत ज्यादा, वहां पर रिथमियास की प्रॉब्लम है, रिथमियास की प्रॉब्लम आ रही, तब सेकंड प्रोटोकॉल ये हटा दो, ये दे दो आप S5A3B अल्टरनेट C1F1 दोनों थर्ड डायल्यूशन में, कोई दिक्कत नहीं, आपको इससे भी कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा दोस्तों। A3C5B D4 में हार्ट पर अप्लाई कर दो आप, A3C5B हार्ट पर डेली अप्लाई, लेकिन याद रखिएगा मैं इससे ज्यादा व्यवस्थित मानता हूँ A2C5WEG को, A2C5WEG को हार्ट के लेवल पर मैं जबरदस्त मायोकार्डियम के लेवल पर इफेक्टिव मानता हूँ, इसलिए 27 नंबर पॉइंट पर आप इसको अप्लाई करा दीजिए, ठीक है। जब इंजेक्शन नंबर 12 की बात करेंगे तो इंजेक्शन नंबर 12 1 cc 1 ml डेली आप लगाइए जब तक पेशेंट को मायोकार्डाइटिस कंप्लीट नहीं होता। तो जब कंप्लीट हो जाता है, क्यूर होने लग जाता है, फिर उसको आप अल्टरनेट करके 7 डेज में 15 दिन में किट लगाते रहिए जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले मायोकार्डाइटिस के पेशेंट को S1 फ्रीक्वेंटली देना चाहिए, ये एक ऑब्जर्वेशन बाद में देखा गया कि S1 को फ्रीक्वेंटली देना, C1 की केवल एक ग्लोबुल, S1 को तो 10 ग्लोबुल्स आप फ्रीक्वेंटली हर 2 घंटे पे दे दो, 6 बार मैक्सिमम, 4 से 6 बार दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन C1 ग्लोबुल्स को 4 से 6 बार, एक ग्लोबुल्स को 1 कप गुनगुने पानी में डालकर 4 से 6 बार चला दीजिए, आप देखिएगा उसको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, याद रखना। लेकिन यहाँ पर C13 का रोल उस कंडीशन में आएगा जब इंडोमेट्रियम के वाल इसमें इन्वॉल्व, जब इंडोमेट्रियम के वाल्व इन्वॉल्व होगी C13 का आपको वहां पर इन्वॉल्वमेंट करना है दोस्तों। इसलिए ये प्रोटोकॉल उसी के बिहाफ पर आपको डिसाइड करना है। क्या अगर पेक्टोरल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ट्यूबरकुलर मायोकार्डाइटिस है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपको ट्यूबिकल्स नजर आएंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल्स के लेवल पर हार्ट में जगह जगह वहां पर स्वेलिंग नजर आएगी, नोड्स आपको बॉडी में नजर आएंगे, वहां पर आपको P200 प्लस ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट वहां पर आपको शामिल करना पड़ेगा। जब वेनेरियल डिसीज नजर आती है, इन्हीं प्रोटोकॉल्स में वेन 1 थर्ड डाइल्यूशन में शामिल कर लो, इसी में कर लो आप C1F1 वेन 1 वाई शामिल कर लो, सिंपल सा है। जितने भी गुमेटस
उसमें गुमेटस नजर आएंगे दोस्तों, स्वेलिंग नजर आएगी। और गुमेटस नजर जब आता है तो वहां पर उस कंडीशन में विन1 को शामिल करने से वो प्यूरिफाई करके उस गुमेटस स्वेलिंग को वहां से सबसाइड कर देता है और पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों हमारा मायोकार्डाइटिस। उम्मीद करूंगा आप लोगों को एक छोटी सी चीजें समझ में आएंगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं आज हम ब्लड वेसल्स की। हमने अभी तक हार्ट की पूरी फिलॉसफी समझ ली है, मायोकार्डियम समझ लिया है, लेकिन एंडोकार्डियम जो प्रोसेस होती है वो भी हमने समझ ली है। हमने अलग अलग लेवल पर क्रोनोट्रॉपिक एक्शन, आइनोट्रॉपिक एक्शन, ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन, ल्यूसिट्रॉपिक एक्शन, बेथमोट्रॉपिक एक्शन, सारी चीज हम समझ चुके हैं। हम अब बात करते हैं जब हार्ट का रेगुलेशन की एक्शन करी हमने वो भी समझ लिया। आज हम बात करते हैं दोस्तों ब्लड वेसल्स की। यदि ब्लड वेसल्स की बात करेंगे आप सीधे कह देते हैं वेन्स है तो A2 का रोल है, आर्टरी है तो A1 का रोल है, लेकिन आपको वेन्स और आर्टरी के फंक्शन यदि पता है और एक एक अपवाद पता है तो सारी चीजों को क्लियरेंस करना बहुत जरूरी है कि ब्लड वेसल्स के अकॉर्डिंग, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पूरी बॉडी में कैसे कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, और वो ब्लड फ्लो हो रहा है तो आर्टरी और वेन्स से डिसीजेस कैसे फैलती है, वहां पर इनका काम कैसा है, किस किस को न्यूट्रिशन कब कब कैसे कैसे मिल रहा है, और वहां पर अगर किसी एक में ऑब्स्ट्रक्शन आया तो उसका इम्पैक्ट अल्टरनेटली किसी दूसरी चीज पर कैसे वहां आएगा, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। तो जब आप किसी भी आर्टेरियल और वीनस सिस्टम की वेसल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्कुलेशन के लेवल पर जो कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन है, उस कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन के लेवल पर आर्टेरियल सिस्टम में सबसे पहला जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो एओर्टा कहलाता है। एओर्टा से छोटा पार्ट आर्टरीज कहलाता है, आर्टरीज से छोटा पार्ट आर्ट्यूल्स कहलाता है। याद रख लेना दोस्तों, एओर्टा, आर्टरीज एंड आर्ट्यूल्स, और उससे भी छोटी कैपिलरीज होती है। वीनस सिस्टम में शामिल जो होता है वेन्यूल्स होता है, वेन्स होती है, वेना कावा, यानी वेना कावा बड़ा, वेन्स उससे छोटा और वेन्यूल्स उससे छोटा, और उनकी कैपिलरीज होती है जो आपस में आर्टरियल कैपिलरीज, वीनस कैपिलरीज आपस में मिलती है, और मिलने वाले जॉइंट रीजन पर आर्टरी से न्यूट्रिटिव मटेरियल, वीनस से वेस्टेज मटेरियल वहां पर कनेक्ट होता है दोस्तों, और वहां से ही ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में उनका वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हम पहले समझ चुके हैं दोस्तों। तो डिफरेंट ब्लड वेसल्स के बीच स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं। यदि आप इन स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो वीनस सिस्टम में और आर्टेरियल सिस्टम में देयर में बी वन चेंजेस, ठीक है, आप चेंजेस देख सकते हो। यहाँ पर अगर चेंजेस देखोगे तो यहाँ पर जो इंटरनल ल्यूमन है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है ट्यूनिका इंटीमा कहलाती है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है ट्यूनिका मीडिया कहलाती है, और जो बाहर के जो कवरिंग होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है। ये यहाँ पर बेसिकली समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप आर्टरीज के लेवल पर जाओगे, आर्टरीज के लेवल पर जाते हो तो वहां पर ल्यूमन है, ल्यूमन के जस्ट ऊपर एक लेयर है जिसको आप ट्यूनिका इंटीमा कह रहे हो, बिल्कुल पतली लेयर होती है, और उस ल्यूमन के ऊपर डबल लेयर में आप नजर आते हैं, वहां पर इंटरनल लेमिना के अंदर जो लेयर होती है उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं दोस्तों। ये जो आपको राउंड राउंड लेयर बीच में बिल्कुल प्लेन लेयर नजर आती है वो ट्यूनिका मीडिया, और जो बाहर जो एक्सटर्नल लेमिना होता है उस एक्सटर्नल लेमिना के बाहर की तरफ जो होती है दोस्तों उसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। और ये लेमिना ही, जो लेमिना, इंटरनल लेमिना, एक्सटर्नल लेमिना जो आर्टरीज में होती है, ये बेसिक डिफरेंस करता है वेन को आर्टरीज के लेवल पर। याद रख लेना ऐसा क्यों, आर्टरीज और वेन्स के लेवल। वेन में तो आप कभी भी फटाक से निडल डालते हो, ब्लड सर्कुलेशन से ब्लड निकाल लेते हो, ब्लड टेस्ट करते हो, आर्टरी से निकाल के बता दो, आप निकाल सकते हो, ठीक है, ब्लीडिंग ही नहीं बंद होती है ना। याद रखना आर्टरीज के लेवल पर इन्हीं इंटरनल और एक्सटर्नल लेमिना के कारण हार्डनेस आती है, और हार्डनेस के कारण ही प्रोटेक्शन होता है। इसी के कारण आपकी पूरी बॉडी में इलास्टिसिटी का जो संबंध होता है इसी लेयर के माध्यम से आपको वीनस और पर्टिकुलर आर्टेरियल लेवल पर नजर आता है। वीनस के लेवल पर बहुत कम इलास्टिसिटीज होती है, कहीं भी आप उसको दबा लो चालू कर लो, लेकिन आर्टरीज के लेवल पर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल लेमिना उसके स्ट्रेंथ को बना के रखता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर केवल इतना समझना है, इलास्टिसिटी के लेवल पर सारे फंक्शंस आपके ब्लड सर्कुलेशन के डिपेंड करते हैं। यदि इन इलास्टिसिटीज का ही अगर कहीं पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंसेस हुआ, आप देख लो एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये क्या है आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या है, ठीक है। याद रखना कैपिलरीज की बात कर लीजिए आप,
आर्टियल सिस्टम और वीनस सिस्टम के बीच में जब आप ट्रैवल प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आपको स्पेशली याद रखना है आर्टरीज, कैपिलरीज, आर्टियल सिस्टम और वीनस के लेवल पर, वीनस सिस्टम के लेवल पर जो आपस में मिलकर कैपिलरी लिंक करती है, वो कैपिलरी लिंकों को फॉर्म करती है दोस्तों, जो आर्ट्यूल्स और वेन्यूल्स के द्वारा कनेक्ट होती है। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों आपको समझने के लिए। ये वेन्स है, ये आर्टरीज है, ये कोई ऑर्गन है जिसको इन्होंने सप्लाई दी। ये वेन्स से यहाँ पर कैपिलरी सिस्टम जुड़ रहा है, और ये आर्टरीज है, आर्टरी से कैपिलरी सिस्टम जुड़ रहा है। ये दोनों एक लिंक बनाती है, ठीक है, एक लिंक को फॉर्म करती है उस ऑर्गन में। और इसी लिंक में, इसीलिए बार बार कहता हूं, आप केवल लिंक ढूंढिए, ठीक है। यदि आपको आर्टियल डिसीज नजर आती है, आर्टियल का प्रोटोकॉल देंगे, वीनस के लेवल पर चैनल के माध्यम से गंदगी साफ होना शुरू हो जाएगी। यदि वीनस लेवल पर आपको नजर आता है कि कोई डिसीज है, वीनस चैनल की मेडिसिन दीजिए, वीनस चैनल से सफाई होकर दोस्तों आर्टियल लेवल पर स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा, यानी पेशेंट बहुत तेजी के साथ हेल्दी स्टेट में जाएगा। यानी आप जब राइट साइड में बात करेंगे, पूरा वेस्टेज मटेरियल है, पूरी बॉडी से निकला हुआ वेस्टेज मटेरियल राइट एट्रियम में आता है, इसलिए पूरा वेस्टेज मटेरियल है दोस्तों। यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से हार्ट में जाता है, सॉरी लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने, इसलिए यहाँ से भी वेस्टेज मटेरियल गया। लेकिन लेफ्ट साइड में जाएंगे, पूर्ण रूप से A1 का रोल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हार्ट से, सॉरी लंग्स से प्यूरिफाई होकर ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है। ये मैसेजेस आपको क्लियर है, और इसीलिए ये सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग आपको समझने की जरूरत है। यदि आर्टेरियल में प्रॉब्लम है, तो वीनस सर्कुलेशन के मेडिसिन जब आप नहीं दोगे और आर्टेरियल सर्कुलेशन के दोगे, तो वीनस के माध्यम से बहुत तेजी से वेस्टेज मटेरियल निकल जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन आर्टरी के लेवल पर बढ़ रहा है। प्रेशर आर्टरी से वीनस की तरफ हो जाएगा, और वीनस में अगर है तो वीनस पे अगर आप क्लियर इन करेंगे, तो वीनस का पार्ट क्लियर होगा तो प्रेशर आपका आर्टरीज पे जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा तो सर्कुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों, जब आप हार्ट की एक्शन करते हो तो सारी चीजें आपको हार्ट के लेवल पर, जब क्रोमोटॉपिक एक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, यदि कहीं पर क्रोमोटॉपिक एक्शन है और आपको नजर आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी और हार्ट बीट मिलेगा। यानी आपको अगर फ्रीक्वेंसी हार्ट बीट की मिल रही है, नॉर्मल अवस्था से ज्यादा चल रहा है, तो समझ लो क्रोमोटॉपिक एक्शन हो रहा है। क्या होता है आपको बता दिया मैंने। जब आइनोट्रॉपिक एक्शन होता है तो आप देखेंगे वहां टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मिल रहा है, यहाँ देखो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स कितना है, उसके ऊपर डिसीज डिपेंड करती है। ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन होगा तो वहां पर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट के चारों चेंबर कैसे काम कर रहे हैं, हार्ट में स्टिमुलेशन हो रहा है नहीं प्रॉपर हो रहा, तो कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस थ्रू हार्ट, हार्ट के थ्रू इंपल्सेस जो का कंडक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है। पैथोमेट्रोपिक एक्शन यानी कार्डियक मसल्स की एक्साइटेबिलिटी, कितनी एक्साइटिंग होकर वो काम कर रही है, बड़ी खुश होकर काम कर रही है दोस्तों, इसलिए। और ल्यूसिट्रोपिक एक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स, आपकी कार्डियक मसल्स कितना रिदम में काम कर रही है, और रिदम में काम करके जब उसको कार्डियक साइकिल के लेवल पर 0.8 सेकंड के कार्डियक साइकिल होती है, उसमें एक पल्स, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, पूरा रिलैक्सेशन, पूरा कंप्लीट आपका एक पूरा हार्ट का चैनल कंप्लीट हो जाता है, एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब आप सोच लो 0.8 सेकंड में एक, तो 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होगी, ये आप टेली कर सकते हो। इसलिए याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो कैपिलरी लिंक का फॉर्म हुआ, जो आर्ट्यूल्स और वेन्यूल्स के द्वारा कनेक्ट हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट हुआ ये आप जान सकते हो दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इंड आर्टरी या फंक्शन ऑफ टर्मिनल आर्टरी, ये जो इंड आर्टरी है, ठीक है, याद रखना, ये जो इंड आर्टरी है इसका फंक्शन क्या, जो टर्मिनल आर्टरी है इसका फंक्शन क्या, अभी मैंने आपको समझाया, शायद आपके ऊपर से गया हो या जिनको समझ में आ गया उनके लिए बता रहा हूँ। ये जो इंड आर्टरी होती है, जहां पर आर्टरी अपना समाप्त करती है उस ऑर्गन के लेवल पर, याद रखना, इंड आर्टरी या फंक्शनल टर्मिनल आर्टरी वो आर्टरी होती है दोस्तों जो अन्य वेसल्स के साथ ज्वाइन नहीं करती। याद रख लेना, यहाँ पर अन्य वेसल्स के साथ ज्वाइन नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आर्टरी जब आ रही है आगे की तरफ, तो यहाँ से एक ब्रांच निकल के आगे निकल गई,
ये अलग अलग ऑर्गन को ब्रांच दे रही है, लेकिन इसी की एक ब्रांच यहाँ पर कंटिन्यू हो गई, जिस ऑर्गन में गया उस ऑर्गन में जाकर इन आर्टरियोज बना लिया, यानी उसके बाद में उसका कोई काम नहीं है, उसी ऑर्गन के लेवल पर उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये उसका मेन काम होता है दोस्तों। यानी जो किसी ऑर्गन या बॉडी के एक पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, वो इन आर्टरी के लेवल पर जानी जाती है, यानी वो उस ऑर्गन के लेवल पर। इसलिए हम कह रहे हैं रीनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप? क्यों बोल रहे हो? रीनल आर्टरी मतलब किडनी को सप्लाई कर रही है, हेपेटिक आर्टरी मतलब लीवर को सप्लाई कर रही है। ये उनकी लास्ट इंड आर्टरी या फंक्शनल टर्मिनल आर्टरी कहलाती है, जो उस पर्टिकुलर लेवल पर उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करते हैं, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। यदि मान लो इस इंड आर्टरी में किसी भी प्रकार से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्या करोगे आप? यदि इंड आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इसके कारण इस्कीमिया हो जाएगा और ऑर्गन को वहां पर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या एटीपी बनेगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो ग्रोथ या रिपेयर कराएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा? टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा। यदि टिश्यू का नेक्रोसिस होगा मतलब डेथ होना। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, जब भी कभी इंड आर्टरीज का जिस ऑर्गन के लेवल पर वो वहां पर न्यूट्रिशनल सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई के लेवल पर यदि किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इस्कीमिया होगा और ऑर्गन का अन्य कॉम्प्लिकेशन वहां डेवलप होगा। तो एकाएक क्या उस आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है? एकाएक नहीं, धीरे धीरे होता है। कब? जब आर्टरी का ल्यूमन प्रभावित होता है। ये जो ल्यूमन है आर्टरी का, ये ल्यूमन अगर ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, इस ल्यूमन के नैरोइंग या डायलेटेड होने के कारण ही वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों। इसीलिए इंड आर्टरी का जो एग्जांपल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो स्प्लीन में, किडनी में, उसके बाद कहाँ जाएगी? ठीक है, इंड कैपिलरी आर्टरी का सबसे बड़ा उदाहरण होता है स्प्लीन, किडनी, उसके बाद कहाँ जा रही है वो? कहीं नहीं। ठीक है, आप लीवर में देख लो, उसके बाद कहाँ जा रही है वो? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेजर इंड का जो आर्टरी या टर्मिनल आर्टरी के ब्रांचेस है, केवल एक ऑर्गन में न्यूट्रिशन के लेवल पर सबसे ब्रिलियंटली एक्सपोज होती है दोस्तों, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं, नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा कि ब्रेन के लेवल पर बिल्कुल आपको जो है कोरिलेशन मिलता है, कनेक्शन मिलता है, कोलेटरल सर्कुलेशन मिलता है ना। तो यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है? इसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। ठीक है, एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का जरूरी क्यों होता है पता है आपको? ये हार्ट है, यहां से ये एओर्टा निकला, इस एओर्टा के पहली ब्रांच निकली कोरोनरी आर्टरी। मान लो ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गई, ठीक है, लेकिन यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कई ब्रांचेस निकली जो अलग अलग जगह पर ब्लड सप्लाई दे रही है। यहाँ पर आए तो यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस हार्ट के लेवल पर आती है। तो यहाँ पर हार्ट पर कई जगह से ब्लड सप्लाई छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम से एक्सटर्नली वहां पर हार्ट के लेवल पर छोटी छोटी सप्लाईज होती है। इसको बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। यानी एक मेन आर्टरी बाकी के जो सब्स्टिट्यूट आर्टरी या तो इसी की कोरोनरी आर्टरी की ही ब्रांचेस हो, या पर्टिकुलर दूसरी लेवल पर कहीं भी छोटी छोटी पर्टिकुलर जो दूसरे आसपास के टिश्यूज के माध्यम से वहां छोटा छोटा कोलेटरल्स बन रहा है, छोटी छोटी सप्लाई हो रही है, उसके माध्यम से सप्लाई हो, उसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं दोस्तों। एनास्टोमोसिस का पूरा आपको क्राइटेरिया समझ में आना चाहिए। आप अगर समझ जाएंगे तो प्रोटोकॉल तय करने में आपको समझ में आएगा कि मुझे A1 देना या A2 देना है। याद रख लेना दोस्तों, एनास्टोमोसिस का मतलब होता है दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बीच कनेक्शन होना। यानी यहाँ पर सिंपल सा मैं बोलूं, ये आपने एक आर्टरी है, एक आर्टरी है, यहाँ पर इसकी ये ब्रांचेस बन रही है, ये ब्रांचेस गई, यहाँ पर ये ब्रांचेस हुई, ठीक है, यहाँ पर ये ब्रांचेस इससे मिल गई, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रांचेस हुई, ये ब्रांचेस इससे मिल गई, ये हुई, यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर मिल गई, ये यहाँ पर आई, ये यहाँ पर मिल गई, ये इनकी ब्रांचेस निकल गई। ठीक है, ये जो कोरिलेशन होता है, ये जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन एनास्टोमोसिस कहलाता है। यानी पर्टिकुलर दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कई जगह पर एक दूसरे के ब्रांचेस होकर बॉन्डिंग हो जाए, वो एनास्टोमोसिस कहलाता है दोस्तों। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एनास्टोमोसिस को दो वेसल्स के बीच में कनेक्शन को कहते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दो वेसल्स के बीच में आपसी कनेक्शन को
एनास्टोमोसिस कहते हैं। जैसे एक आर्टरी में एक वेन, एक आर्टरी में एक वेन, ठीक है, एक आर्टरी में एक वेन में, ये एनास्टोमोसिस हर ऑर्गन में आपको मिलेगा। और अगर मिल रहा है दोस्तों तो इसे तो हम कोलेटरल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, कोलेटरल सर्कुलेशन या एनास्टोमोटिकल जितने सर्कुलेशन होते हैं तो ब्लड के अल्टरनेटल सर्कुलेशन को हम कोलेटरल सर्कुलेशन कहते हैं, यानी एक डायरेक्ट और बाकी का इनडायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट की तुलना वो नहीं कर सकते इनडायरेक्ट वाले, लेकिन काम तो चला सकते हैं ना कुछ समय तक। इसीलिए याद रखना दोस्तों, ब्लड के अल्टरनेट सर्कुलेशन को हम कोलेटरल सर्कुलेशन कहते हैं। जितनी भी माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती है उनके नेटवर्क के माध्यम से एक ऑर्गन या टिश्यू को मेंटेन करने का काम करता है, जो इलाज होकर और एडवांस, मतलब आप सीधे कहें हम दोस्तों कि वहां पर एडजेसेंट वेसल्स के रूप में, यानी सहायक वेसल्स के रूप में दोस्तों वहां पर एनास्टोमोसिस हो रहा है। यानी एक मेन और बाकी के जो सब्स्टिट्यूट ब्रांचेस होती है वो सब्स्टिट्यूट ब्रांचेस थोड़ा बहुत अपने आप को बढ़ाकर इलाज होकर वहां पर पर्टिकुलर सर्कुलेशन देती है। वो ये रास्ता नहीं देखती कि मेन आर्टरी यहाँ पर सर्कुलेशन करेगी, वो ये कहती है मेन आर्टरी जब तक वहां पर सर्कुलेशन लाएगी, भाई यहाँ से निकला ब्लड यहाँ पर आया, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। तो उसकी जो कोलेटरल्स होती है वो वहां पर तब तक अपना सर्कुलेशन दे चुकी होती है, जब तक पीछे से बहाव आ रहा है तब तक वहां सर्कुलेशन दे चुकी होती है। यानी काम रुकता नहीं, काम कंटिन्यू चलता रहता है। यदि हार्ट को अचानक आप दौड़ लिए, ठीक है, एकदम से कहाँ सर्कुलेशन मिलेगा, है ना। अगर सर्कुलेशन नहीं मिलेगा तो सांस फूल जाएगी आपकी, आप ज्यादा नहीं दौड़ पाओगे। लेकिन जो हमेशा दौड़ता रहता है उसको कहोगे दौड़ोगे तो वो आपसे 100 गुना ज्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसका हार्ट पहले से प्रिपेयर्ड है। ठीक है, इसीलिए ये जो कोलेटरल सर्कुलेशन होता है ये प्रिपरेशन करता है आपकी बॉडी के ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए। यदि ये प्रिपरेशन हो गया तो याद रखना ये तब उत्पन्न होता है जब भी किसी टिश्यू ऑर्गन की जो मेजर ब्लड वेसल्स होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। याद रख लेना, ये तभी वहां पर डेवलप होता है जब किसी भी मेन ऑर्गन को जो मेन ब्लड सप्लाई हो वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और उसके ऑब्स्ट्रक्शन के कारण दोस्तों ये पूरी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती है। इसीलिए ये सारा का सारा जो पिकअप पॉइंट्स होते हैं यही पिकअप पॉइंट्स हमें और आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, स्ट्रक्चरल एंड डायमेंशनल डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लड वेसल्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपको यहाँ पर जो आर्टरीज है, एओर्टा है, आपका बिगर आर्टरीज है, टर्मिनल आर्टरीज है, उनकी ब्रांचेस में कितना आपको वेरिएशन नजर आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में आपके सामने आता है दोस्तों। वो आपको पता होना चाहिए कि अगर हार्ट है तो हार्ट का मेजर फंक्शन आपके लेवल पर क्या देखते हो आप, ये चीजें आर्टरियल सिस्टम के लेवल पर आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज को समझने की कोशिश कीजिए, यही चीज आपको बहुत बड़ा बना देगी दोस्तों। याद रखना, जब आप आर्टरियल सिस्टम के लेवल पर बात कर रहे हो तो आर्टरियल सिस्टम में क्या है, अब उदाहरण हम आर्टरियल सिस्टम से शुरू करते हैं। एओर्टा है, आर्टरीज है और आर्टियोल्स होता है। एओर्टा और आर्टरीज की वाल 3 लेयर के द्वारा बनती है, आपने देखा है, ठीक है, 3 लेयर के द्वारा बन रही है। कौन कौन सी, एक होती है बाहर वाली आउटर ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, ट्यूनिका आउटर, ट्यूनिका एडवेंटिशिया या एक्सटर्ना, ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू लेयर की बनी होती है। याद रख लेना, मेडिसिन सिलेक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ, ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर की बनी होती है। आप कनेक्टिव टिश्यू पे, भाई ब्लड इज ए वाइटल कनेक्टिव टिश्यू, करेक्ट, ब्लड इज ए वाइटल कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू पर किसका काम होता है आपको पता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये जब आपके पैराइटल पेरिकार्डियम की फाइब्रस लेयर होती है, उस पैराइटल मैंने वहां भी बताया था, पैराइटल पेरिकार्डियम की जो फाइब्रस लेयर होती है, इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है वो इसी रूप में कंटिन्यूएशन के रूप में कंटिन्यू रहती है दोस्तों। यानी फाइब्रस लेयर के कंटिन्यूस के रूप में जब कंटिन्यू होगी तो ट्यूनिका के जो बाहर लेयर, जो आर्टरीज की जो बाहरी लेयर होगी, जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना है, वो पेरिकार्डियम की ही लेयर होगी, फाइब्रस लेयर। याद रख लेना दोस्तों। दूसरा जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर क्या कहलाएगी, ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया जो मायोकार्डियम जैसे यानी स्मूथ मसल्स के द्वारा फॉर्म होगी दोस्तों, जो स्मूथ मसल्स होगी उसके द्वारा फॉर्म होगी। इसी स्मूथ मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन का गुण होता है। याद रख लेना, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन का गुण होता है। इसीलिए ट्यूनिका मीडिया अगर जिसकी स्ट्रांग है उसको सारा फंक्शन स्ट्रांग रहेगा। याद रखना, इसीलिए कहा जाता है कि मैं आपको डायग्रामेटिक फ्लो डाल दूंगा
कि कौन सा आर्टरी, वेन, आर्टरियोल्स कितना बड़ा होना चाहिए, कितना ल्यूमन होना चाहिए, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको उसको डाल दूंगा, आप उसको टैली करेगा, अभी जस्ट लेक्चर के बाद डाल दूंगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो अंदर की होती है, आप केवल यहाँ पर आर्टरी के लेवल पर बात कर रहे हैं तो मैंने कहा इंटरनल और एक्सटर्नल लेमिना। ठीक है, तो याद रखना इनर जो होती है जिसको हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, जो बिल्कुल प्योरली एंडोथेलियम के लेयर के द्वारा बनी होती है, ये इंडोकार्डियम का कंटिन्यूएशन होता है, यानी अंदर की जो लेयर होती है उस इंडोकार्डियम का ये कंटिन्यूएशन होता है। और इसी के संबंध में दोस्तों एओर्टा, आर्टरियोल्स और आर्टरियोल्स की दो इलास्टिक, याद रखना इलास्टिक टिश्यू की लेयर यहाँ पर पाई जाएगी इन तीन के बीच में। ठीक है, तो जो इनर ट्यूनिका इंटीमा है, यहाँ पर जो लेयर पाई जाती है वो होती है एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। ठीक है, और इनर इलास्टिक लेमिना, ये क्या महत्व रखती है, वेन और आर्टरीज में यही डिफरेंट है। जब आपने देखा एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना है तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका इंटीमा के बीच में पाई जाती है, सबसे बाहर और सबसे अंदर उनके बीच में पाई जाती है। ठीक है, ट्यूनिका यानी एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, ठीक है, ये बाहर के लेवल पर, और अंदर के लेवल पर यानी ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा के बीच में जो पाई जाएगी वो इंटरनल इलास्टिक लेमिना के रूप में देखी जाती है। अगर ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन के लेवल पर जब भी आप स्टिमुलेट करोगे, यानी हाई बीपी लो बीपी के लेवल पर जाओगे तो आपको इसी इलास्टिक लेमिना के लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन का पता करना पड़ेगा। यह एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बैरो रिसेप्टर कहते हैं। जब भी एओर्टा से ब्लड वेंट्रिकल के माध्यम से बाहर निकलता है उस दौरान उस बैरो रिसेप्टर के द्वारा इस आर्टरी के वॉल पर जितना प्रेशर क्रिएट होता है वो आपका आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है। याद रख लेना दोस्तों, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा वहां पर दोस्तों उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर होगा, और इसी कारण से वो वहां पर दोस्तों आपको बता देगा कि बैरो रिसेप्टर बहुत तेजी से स्टिमुलेट हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर, इसीलिए वहां पर A1 का रोल देखा जाता है क्योंकि आर्टरी है। याद रखना दोस्तों, जब एओर्टा और आपकी आर्टरीज में इलास्टिक टिश्यू की बात करेंगे बहुत ज्यादा होता है, मोर इलास्टिक टिश्यू होता है, और इसी कारण से दोस्तों आर्टरियोल्स में मोर स्मूथ मसल फाइबर होता है। ठीक है, एओर्टा और आर्टरीज में बहुत ज्यादा इलास्टिक टिश्यू होता है। याद रखना कॉन्ट्रैक्शन के लेवल पर बता रहा हूं, और इसीलिए मैंने बैरो रिसेप्टर पहले बताया। और जो आर्टरियोल्स होते हैं, जो जहां टर्मिनल, ये जो टर्मिनल्स होते हैं है ना, इन आर्टरियोल्स पर इलास्टिक टिश्यू, ठीक है, इलास्टिक टिश्यू कम होता है, मोर स्मूथ मसल्स होती है, बहुत ही सॉफ्ट मसल्स यहाँ पर स्मूथ मसल फाइबर पाए जाते हैं दोस्तों। याद रखना आर्टरियल ब्रांचेस पेरीफेरी पर पहुंचने पर, जब आपके बॉडी के पेरीफेरी पर पहुंच गए, ऑर्गन के पेरीफेरी पर पहुंच गए, बहुत नेरो हो जाएगी, बहुत सक्रिय हो जाती है, और इनकी वाल्स इतनी पतली हो जाती है दोस्तों, क्यों पतली हो जाती है आप जानते हो इस बात, ठीक है, नेरो हो जाती है, और नेरो हो जाने के कारण दोस्तों इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत इजीली, इनमें से जो भी पदार्थ डायलेटेशन और रिलैक्सेशन के दौरान, डायलेटेशन होगा तो पोर्स बढ़ जाएंगे, मटेरियल बाहर आ जाएगा, जब रिलैक्सेशन होगा पोर्स छोटे हो जाएंगे, मटेरियल अंदर आ जाएगा। इसलिए याद रखना दोस्तों नैरोअर होती है और इनकी वॉल थिनर हो जाती है, इसीलिए एओर्टा के लेवल पर आप जब टैली करते हो तो एओर्टा का जो डायमीटर होता है मैक्सिमम कितना होता है आपको पता होना चाहिए, मेमोराइज करना। एओर्टा का डायमीटर मैक्सिमम 25 mm होता है दोस्तों, 25 mm, यानी ये जो है 25 mm के आसपास यहाँ पर एओर्टा का डायमीटर होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, अगर ये क्लियर है ना तो आप बहुत जगह पर कायम रखना इस बात को, बहुत जगह के आपके जो सर्कुलेटरी प्रोसेसेस है आपके मेमोराइजेशन में आ जाएगी दोस्तों। वो कैसे, आर्टरी का डायमीटर ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, यानी यहाँ से 25 mm चाहिए तो ऊपर की साइड से जब एओर्टा के लेवल से जाएगा तो आर्टरीज के लेवल में जब डिवाइडेड होता जाएगा, यहाँ पर आया, ये आपका हो गया आर्च ऑफ एओर्टा, ये असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा से जो ब्रेन की तरफ आपके नेक मसल जुगुलर वेन के लेवल पर गई, टिबियल आर्टरी के रूप में जब गई वो, तो पर्टिकुलर उसका जो ल्यूमन होता है सकरा हो जाता है, कम होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। इसलिए याद रखिएगा आर्टरी के एंड पर ये लगभग 4 mm का हो जाता है, यानी 25 mm से शुरू हुआ और आर्टरी जहां समाप्त होती है वहां पर किसी भी ऑर्गन के लेवल पर आर्टरी समाप्त होती है दोस्तों वो 4 mm का हो जाता है। अगर ऐसा है तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमेशा फ्लो होता है, पता है कि नहीं,
सेल के लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर मैंने बताया था, इन्फ्लामेशन के लेवल पर बताया था। यही कारण है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा फ्लो एक ही डायरेक्शन में बड़ी आसानी से हो जाता है। इसीलिए एओर्टा से ब्लड 25 mm के लेवल से निकलकर 4 mm तक आसानी के साथ वहां पर ब्लड फ्लो पहुंच जाता है। यही कारण है दोस्तों, पुनः डिक्रीज होकर और आगे जब आर्टरियोल्स पर जाओगे 30 माइक्रोन हो जाता है। कितना कम हो गया, बहुत ही माइन्यूट 30 माइक्रोन पर जाकर आर्टरियोल में जाकर 30 माइक्रोन के लेवल पर हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, जो टर्मिनल आर्टरियोल्स होंगे, जो ये टर्मिनेट करा रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ तो और ज्यादा 10 माइक्रोन हो जाता है। ठीक है, 30 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के साथ वहां पर इंड होता है दोस्तों, याद रखना। इसीलिए इन वेसल्स का रेजिस्टेंस होता है, ये कितना सहन कर सकती है, इनका फ्लो कितना हो सकता है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है, जिसको पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं दोस्तों, आर्टरियोल्स में ब्लड फ्लो को अफोर्ड करने का कितना रेजिस्टेंट होता है, वो कितना सहन कर सकता है, और इसीलिए इस वेसल्स का रेजिस्टेंट वेसल्स के नाम से जाना जाता है। इन जो वेसल्स होते हैं आर्टरियोल्स, इनको हम रेजिस्टेंट वेसल्स के माध्यम से जानते हैं, अर्थात आपके 25 mm से जो ब्लड फ्लो आ रहा है, ज्यादा से कम होते 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 कम होते जा रहा है, और आर्टरियोल्स के लेवल पर सबसे कम जो वहां पर उसका रेजिस्टेंट थ्रेशोल्ड है कि वो कितना यहाँ पर ब्लड को कनेक्ट कर पाएगा दोस्तों, वो रेजिस्टेंट वेसल्स के नाम से जाना जाता है। और ये आपके पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, किसी चीज को लाना, किसी चीज को ले जाना। यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपको जो मैं कल बताऊंगा, आपके क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत सी बारीकियां क्लियर हो जाएगी, और अगर आज शुरू हो गया तो आज ही मैं क्लियर कर दूंगा, आपको सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि भाई ब्रेन में चोट लगी, इंजुरी हुई, ब्लंट इंजुरी, ब्लड नहीं निकला, ब्लड अंदर ही कलेक्ट हो गया, आप घबरा जाते हो, मॉडर्न साइंस के डॉक्टर घबरा जाते हैं, और वो घबरा के ये सोचते हैं अगर अंदर ब्लड क्लॉट हो गया तो क्या होगा। वो करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ब्लड को पिघला के बाहर निकाल दिया जाए, स्वेलिंग को रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि अंदर स्वेलिंग है। और ऐसी कंडीशन में प्रोटोकॉल क्या, समझते जाना, थ्रोम्बोसिस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया तो क्या, कोई ट्यूमर हो गया, एनलार्जमेंट हो गया तो क्या। ठीक है, इसके विपरीत यदि मान लो चोट लगी और कान से भी ब्लड आ गया, आपके नाक से भी ब्लड आ गया, मुंह से भी ब्लड आ गया, आंखों में भी ब्लड दिख रहा है आपको, इससे क्या, दोनों में से कौन सी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति बच जाएगा। दोनों डेंजरस है। ठीक है, दोनों डेंजरस है, लेकिन जब ब्लड बाहर निकल रहा है, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज हो रहा है, आप उसको बंद करके पेशेंट को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर ब्लड क्लॉट हो गया और कैसी जगह पर, ऐसी जगह पर ब्रेन के लेवल पर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया जहां से ब्लड को निकाल नहीं सकते, तो या तो सर्जरी करो आप, और सर्जरी में 50-50 चांसेस होते हैं पेशेंट के बचने के, यानी चांसेस जिसमें ब्लड निकल गया, ब्लीडिंग हो गई, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय वहां ब्लड कलेक्ट होने के। क्योंकि ब्लड कलेक्ट होने के कितने घंटे के अंदर, आप कितने बजे पेशेंट के पास, डॉक्टर के पास पहुंचे हो, डॉक्टर ने आपको टाइम दिया नहीं, अगर उसके कारण ब्लड क्लॉट होने के कारण पैरालिटिक झटके आ गए आपके बॉडी में, तो आप क्या करोगे, तब वहां पर प्रॉब्लम होगी। इसलिए याद रखना, ये बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आर्टरियोल्स कैपिलरी के कंटिन्यूएशन के रूप में आगे जाता है, जो कि स्मॉल थीन वॉल्ड वेसल्स होते हैं, जिसका डायमीटर लगभग 5 से 8 माइक्रोन होता है, बहुत कम, 5 से 8 माइक्रोन। और इसीलिए कैपिलरीज जो होती है फंक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि ब्लड और टिश्यू के बीच जितने भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है इन्हीं वेसल्स के थ्रू उत्पन्न होता है। याद रखना, क्योंकि ब्लड और टिश्यू के बीच जितने भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है इन्हीं वेसल्स के थ्रू उत्पन्न होता है, और जब इन्हीं वेसल्स के थ्रू उत्पन्न होता है तो सोचिए, हेड्स ऑफ करिए मेटी जी को कि मेटी जी ने कितना डीप साइंस बताया कि ब्लड एंड लिम्फ का वाइटेशन होना डिसीज को कॉज करने का कारण होता है। गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सही बताया, उन्होंने कहा है ब्लड और टिश्यू के बीच मटेरियल का एक्सचेंज लगातार चलता रहता है, और जब ब्लड और टिश्यू के बीच लगातार मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो इन्हीं वेसल्स के थ्रू दोस्तों ये कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होती है। इसलिए सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वीनस सिस्टम क्या है, ये पूरा आर्टेरियल सिस्टम की मैंने बात करी। अगर वीनस सिस्टम क्या है, वीनस सिस्टम की बात करेंगे तो आपको मैं ब्लड और लिम्फ के लेवल पर आपको दोनों का वेरिएशन, लिम्फेटिक में लिम्फ का बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं ब्लड वेसल्स का आपको बता रहा हूँ। वीनस सिस्टम में कैपिलरी से वीनस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ आर्टरी लिम्फ कैपिलरीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ से कैपिलरीज जो होती है वीनस इन पर, ये जो कैपिलरीज है यहाँ से वीनस सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको उल्टा पढ़ा जाता है, वेन्यूल्स
वेन्स एंड देन वेना कवा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी वेस्टेज मटेरियल होता है वो यहीं से शुरू होता है। यहाँ तो आर्टरीज ने डाल दिया, आर्टियोल्स ने डाल दिया, यहाँ से वेन्यूज, कैपिलरीज, आपकी वेन्स, वेना कावा एंड देन पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसलिए याद रखना दोस्तों, यहाँ पर ये रिटर्न प्रोटोकॉल होता है, यानी कैपिलरीज वीनस इंड में एंड होता है, ये वीनस इंड के रूप में एंड हो रहा है कैपिलरीज। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप ये बताइए मुझे कि कैपिलरीज जब वहां पर एंड हो रही है, इसके साथ में थीन मस्कुलर वॉल होती है, बहुत ही पतली मस्कुलर वॉल होती है आर्ट्यूल्स के जैसे। ठीक है, इसीलिए वेन्यूल्स का जो डायमीटर लगभग 10 माइक्रोन होता है या कभी कभी 20 माइक्रोन के आसपास होता है, और इस समय पर वेन्यूल्स में एक लार्ज क्वांटिटी का ब्लड होता है। याद रखना, वेन्यूल्स में एक लार्ज क्वांटिटी का ब्लड होता है आर्टरी की बजाय, याद रख लेना। और इसीलिए वेन्यूल्स को कैपेसिटेंस वेसल्स कहते हैं, यानी कैपेसिटी होती है, इसीलिए इसको कैपेसिटेंट वेसल्स कहते हैं। आर्टरी में 10 माइक्रोन होता है, यहाँ 20 माइक्रोन होता है, और इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर ब्लड वीनस कंजेशन के लेवल पर होता है, और यही कारण है इसे हम वीनस के डायमीटर के लेवल 20 माइक्रोन होने पर वेन्यूल्स की एक लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर ब्लड कलेक्ट होता है, इसीलिए वेन्यूल्स को कैपेसिटेंस वेसल्स कहते हैं, भूलना नहीं है। वेन्यूल्स वेन के रूप में कंटिन्यू हो जाती है, यहां से ब्लड आया वेन्स के रूप में, यानी ड्रेनेज सिस्टम होता है। एक नाली बना दी नगर पंचायत, नगर पालिका ने, और आपके घर के छोटे छोटे वेन्यूल्स जो होते हैं, छोटी छोटी नलियां जो होती है, उस बड़ी नाली में आकर गिरती रहती है, और वहां से वो ड्रेन करता रहता है। ये का एक सिस्टम आपके वेन्स के लेवल पर होता है दोस्तों, और इसीलिए वेन्यूल्स को कैपेसिटिंग वेन्स कहते हैं। कितना कैपेसिटी होती है उतना वहां पर भर दीजिए आप। ठीक है, तो वेन्यूल्स वहां पर वेन्स के रूप में कंटिन्यूटी है। इसका डायमीटर आप देखोगे 5 मिलीमीटर, यानी आपके आर्टरी का डायमीटर कितना था, 4, ये उससे ज्यादा 5 मीटर। याद रख लेना 5 मीटर, क्योंकि ये डायलेट होता है ना, इसीलिए 5 मिलीमीटर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जो सुपीरियर वेना कावा और जो इंफीरियर वेना कावा जो वेन्स के द्वारा फॉर्म्ड होता है दोस्तों, इनका डायमीटर कितना होगा, यहाँ तो एओर्टा के लेवल पर 25 mm था, यहाँ पर वेन्स इंफीरियर वेना कावा और जो आपका सुपीरियर वेना कावा है, इनका डायमीटर सबसे ज्यादा 30 mm होता है। याद रख लेना, इसीलिए ड्रेनेज सिस्टम में 30 mm होता है। वहां से शुरू हुआ वेन्स का 5 mm, जो मेन वेन्यूज का लेवल हुआ 30 mm के आसपास दोस्तों आपको वेन्स का डायमीटर नजर आता है। इसीलिए आर्ट्रियोल्स और एओर्टा में, ठीक है, आर्टरीज और एओर्टा में जैसे 3 लेयर की स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 लेयर के स्ट्रक्चर का बना होता है, वैसे ही वेन्स और वेना कावा की वॉल भी होती है। ठीक है, याद रखना, जैसे हमने देखा था अभी कि वेन्स में 3 लेयर होता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, मीडिया, इंटीमा। इसमें किसी भी प्रकार का इंटरनल और एक्सटर्नल लेमिना नहीं होता, याद रख लेना। ठीक है, केवल ड्रेनेज सिस्टम होता है, और इसीलिए 3 लेयर का स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे कि वेन्स के लेवल पर मैंने आपको बताया था, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, वेन्यूल्स, वेन, ये सब 3, ट्यूनिका, मीडिया, इंटीमा और एक्सटर्नल, इन 3 लेयर का बना होता है। याद रख लेना, इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारी टेबल प्रैक्टिस का दिन होता है। अब अगर किसी प्रकार से आर्टरी और वेन के कॉम्प्लिकेशन हो जाए, आप कैसे पकड़ोगे, और अगर आपने पकड़ लिया, डायग्नोसिस कैसे करोगे। एओर्टा और आर्टरीज के लेवल पर, आप सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, एओर्टा और आर्टरीज के लेवल पर जब आर्टियल ब्लड वेसल या आर्टरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए सबसे हाईली ससेप्टेबल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एओर्टा और आर्टरीज, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है भाई ये। ठीक है, यही समझते चलो आप। अगर आप आर्टरियोस्क्लेरोसिस को देखते हो तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस आर्टरी की डिसीज होती है, जो आर्टरीज की थिकनिंग, उसकी हार्डनिंग और आर्टरी के वॉल में इलास्टिसिटी के लॉस के द्वारा कैरेक्टराइज होती है। याद रख लेना, यहीं पर आर्टरियोस्क्लेरोसिस आर्टरी की डिसीज होती है, जिसमें आर्टरी की जो थिकनिंग होती है, उसकी जो हार्डनिंग होती है, आर्टरी की वॉल में जो इलास्टिसिटी होती है, उसके लॉस के द्वारा ये कैरेक्टराइज हो रही है। अगर ये चीज आपको समझ में आने लग गई ना, तो आपको टेबल प्रैक्टिस बहुत मामूली लगेगी दोस्तों। अगर इसको मेंटेन करना है, A1 का सिलेक्शन करना है। ठीक है, A1 के साथ C3 या C5 का सिलेक्शन करना है। ये डिपेंड करता है इस इलास्टिसिटी को मेंटेन कौन करेगा। याद रख लेना, बताऊंगा आगे। एथेरोस्क्लेरोसिस,
अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरी, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब, एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिसीज है जो कोलेस्ट्रॉल या अन्य सब्सटेंसेस के डिपोजिशन के कारण आर्टरी की नैरोइंग के द्वारा कैरेक्टराइज होती है। याद रख लेना, वहां आर्टरी के वाल में थिकनिंग हो रही थी, स्वयं मोटी हो गई थी, लेकिन यहाँ आर्टरी के ल्यूमन में कोलेस्ट्रॉल या अन्य सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो रहा है, देयर मे बी डिफरेंसेस, ठीक है। और इसी के कारण आर्टरी की नरंग के द्वारा कैरेक्टराइज होता है, और ये एक स्पेसिफिक टाइप का आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है दोस्तों। यानी बहुत बार दोनों टर्म आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस का उपयोग इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, इसलिए कंफ्यूजन मत होना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, एक में इलास्टिसिटी का, एक में सब्सटेंसेस का डिपोजिशन का, ठीक है। लेकिन मॉडर्न साइंस इनको इंटरचेंजेबली यूज करता है, और मेरा ओबेसिट्रॉन जो होता है दोस्तों, इन दोनों टर्म को, दोनों कंडीशन को प्यूरिफाई करने का काम, उसमें क्या है, A1 है, ठीक है, याद रख लेना। इसीलिए ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। इसकी वास्तविकता को जब मैं समझ रहा हूं तो मुझे भी लग रहा है कि यार हमने गलती से बना दिया, पर बहुत अच्छा, याद रख लेना इस बात को। इसलिए आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस को साइमल्टेनियसली इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब आर्टरियल्स की बात कर लो जो दोस्तों, जब आर्टरीज में स्मूथ मसल्स की जो टोन होती है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, आर्टरीज में स्मूथ मसल्स की टोन अगर जो होती है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, आप देखो हाइपरटेंशन होता है, याद रख लेना। जब मसल्स की टोन इंक्रीज हो जाए, ठीक है, स्मूथ मसल्स के ऊपर जो बार बार वहां पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और प्रेशर क्रिएट होगा तो उसकी टोन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आप किसी भी चीज को पियानो को बढ़ा रहे हो, बजा रहे हो, आप हल्का हल्का बजा रहे हो, ठीक है, सीटी बजा रहे हो, हल्का हल्का बजा रहे हो, लेकिन जोर से बजाओगे तो टोन क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। यही आर्टरियोल्स के लेवल पर जब स्मूथ मसल्स में टोन बढ़ती है, वहां पर आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। इसलिए हम A1 का टोन रेट देते हैं, जिससे टोन रिड्यूस हो, स्मूथ मसल्स का टोन रिड्यूस हो, और टोन रिड्यूस होगा तो कम होगा, इसीलिए आरई का टोन रेट देते हैं। इसीलिए रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम को अप्लाई कराते हैं कि भाई यहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप कंट्रोल करो, तो मेटाबॉलिक जब प्रोसेस गड़बड़ होती है तब S6 का टोन रेट देना चाहिए, यानी ब्लड वहां पर गाढ़ा हो गया तब वो काम करेगा। आप ऐसे ही जनरली दोगे तो कोई काम नहीं करेगा, आपको कॉजेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप ग्लैंडुलर सिस्टम की बात करो कि आपका मेटाबॉलिज्म में जो ग्लैंडुलर सिक्रेशन है, ग्लैंडुल पर्याप्त वहां पर सिक्रेशन नहीं कर रहा है, और नहीं करने के कारण क्या हो रहा है, डाइजेशन गड़बड़ हो रहा है, और डाइजेशन गड़बड़ हो रहा है, इसी के कारण वहां पर दोस्तों आपको हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है, तब वहां पर आरई का काम होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है। आप लोग सारे इकट्ठे दे मारते, ठीक है, जिसको मिल गया भगवान जाने, हाँ भाई मिल गया रिजल्ट, जिसको नहीं मिला पाटीदार ने गलत बताया, ठीक है। याद रखना ये कारण पर डिपेंड करता है, उस कारण के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो रिजल्ट मिलेगा। दूसरा वेन्स पर आ जाओ दोस्तों, जब आप वेन्स पर आओगे तो सबसे पहले कैपिलरीज की बात कर लो। कैपिलरी मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी है, अगर वो इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, जब कैपिलरी की, ये कैपिलरी का ल्यूमन है, और जब ये इंक्रीज हो गई तो इनके बीच के पोर्स आपको दिखने को लग गए, ठीक है। अब इनके बीच में पोर्स बड़े हो गए, यहाँ दिख नहीं रहे थे, यहाँ पोर्स बड़े हो गए, तो यहाँ से लिक्विड क्या करेगा, बाहर आएगा। अगर बाहर आएगा तो क्या होगा, ओडीमा होगा कि नहीं होगा, शॉक डेवलप होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स आपको शॉक, हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो जाएगा, इडीमा हो जाएगा, जो कि फ्लूइड और प्रोटीन्स जो होते हैं, जितने भी अन्य सब्सटेंसेस होते हैं, वो ब्लड से लीकेज होना शुरू हो जाएगा। याद रख लेना दोस्तों, कैपिलरीज के लेवल पर यदि परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, इसी के कारण आपको शॉक डेवलप होगा, क्योंकि कैपिलरी के अंदर का वॉल्यूम कम होकर बाहर निकल जाएगा, इडीमा हो जाएगा, जो फ्लूइड प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड के अंदर ही होते हैं, वो अन्य सब्सटेंसेस के साथ ब्लड से लीकेज हो जाएगा, इसी के कारण वहां पर आपको ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। याद रख लेना, तो आपको क्या करना है, कैपिलरी की परमिबिलिटी को रिड्यूस करना है, ये आपका पहला काम होना चाहिए। तो यदि आप किसी मेडिसिन को पॉजिटिव दोगे, वो वहां पर उसकी परमिबिलिटी को बढ़ा देगा, नेगेटिव दोगे परमिबिलिटी को घटा देगा। यही कारण है, अर्निका मोंटाना सबसे बड़ा उदाहरण है, यदि पॉजिटिव में दोगे तो बढ़ा देगा, यदि नेगेटिव में दोगे तो वो जितनी भी चीज बाहर गई उनको रीअब्सॉर्ब करा देगा, इतना बड़ा साइन होता है। इसीलिए कोई भी इंजुरी होती है कैपिलरीज के लेवल पर, सबसे पहले आप अर्निका मोंटाना को 1000 के लेवल पर 3 डोज देते हैं, वहां पर ये फिलॉसफी लागू होती है। किसको मालूम था दोस्तों,
94 ईयर्स पहले ये डायग्नोसिस हुआ था अर्निका मोंटाना को 1000 देने पर ये प्रोसेस हुई। जिस डॉक्टर ने होम्योपैथ ने उसको प्रूव किया था उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें सामने आई थी दोस्तों, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वेन्स के लेवल पर। वेन्स की वॉल का इन्फ्लामेशन होना जिसके कारण इंट्रावेस्कुलर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, यानी वेसल्स के अंदर क्लॉट बन रहे हैं दोस्तों, जिसे आप क्या कहते हो थ्रोम्बोसिस। याद रख लेना, वेन्स की वॉल का इन्फ्लामेशन हुआ, इसके कारण इंट्रावेस्कुलर क्लॉट यानी ब्लड के अंदर क्लॉट बना और उसी का फॉर्मेशन होता है जिसे आप थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये क्लॉट डिसलॉज हो जाता है, यानी यहाँ पर अगर ये क्लॉट बना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके निकल कर आगे आगे के जो ब्रांचेस होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस है, यहाँ पर यहाँ से निकल कर यहाँ गया, यहाँ से निकल कर यहाँ गया और यहाँ पर आकर इसने ब्लॉकेज कर दिया। याद रखना ये थ्रोम्बोसिस बड़ा होता है और जब क्लॉट डिसलॉज होता है दोस्तों तो थ्रोम्बोस के जैसे, यानी थ्रोम्बस मतलब छोटे छोटे इस क्लॉट के टुकड़े आगे निकल जाएंगे और आगे निकल कर दोस्तों ये थ्रोम्बस ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता रहता है और ट्रेवल करके इम्बोलिज्म यानी एम्बोलिस के रूप में ये कॉज करता है, एम्बोलिज्म को कॉज करता है दोस्तों। एम्बोलिज्म मतलब जो छोटी छोटी लेयर होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, वहां पर जाकर ये फंस जाता है और फंस जाएगा तो वो ब्रांचेस जिस पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती है वो बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। और इसी के कारण दोस्तों ये एम्बोलिज्म वाइटल ऑर्गन, जितने भी जरूरी ऑर्गन्स होते हैं उन वाइटल ऑर्गन के ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और उन ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। जैसे ब्रेन के लेवल पर गया तो क्या इंफेक्शन का नाम सुना है आपने, ठीक है। हार्ट के लेवल पर तो क्या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। लंग्स के लेवल पर गया तो क्या, आप देखो ब्रेन, हार्ट, लंग्स सबसे बड़े उदाहरण है जिनके लेवल पर आज के समय में बहुत सारे क्लॉटेज डेवलप होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं और इन ब्लॉकेज के कारण थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इन्फेक्शन डेवलप होता है और इसी के कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती है। इनमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म वेसल्स की वॉल की वीकनिंग के द्वारा, यानी ब्लड वेसल की वॉल बहुत वीक हो गई, उसकी वीकनिंग के द्वारा ब्लड वेसल्स का बल्जिंग हो गया या उसका एबनॉर्मल डायलेटेशन हो गया, जिसे आप एन्यूरिज्म कहते हो। यानी ये ब्लड वेसल्स है यहाँ पर एकदम से ये फूल गई, ठीक है। ये जो कंडीशन होती है दोस्तों ये पूर्ण रूप से याद रखना एन्यूरिज्म को डेवलप करती है दोस्तों, यानी यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एन्यूरिज्म के पॉइंट पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है एन्यूरिज्म के पॉइंट पर वेसल्स लीक या रप्चर भी हो सकती है, जैसे पाइल्स होता है वैसे ही यहाँ पर ये पर्टिकुलर लीक होकर रप्चर होकर उस पर्टिकुलर जगह पर ब्लड कलेक्ट कर देती है और इसी के कारण ब्लीडिंग होती है, जिसको हम इंटरनल हीमोरेज कहते हैं, इंट्राक्रीनल हीमोरेज या इंटरनल हीमोरेज, यही मेन रीजन होता है, ठीक है। वेसल्स लीक होगी, रप्चर होगी, क्यों, ब्लड वेसल्स की वीकनिंग के कारण। और वीकनिंग के कारण ये तो मोटी है लेकिन यहाँ पर वीक पॉइंट आ गया, प्रेशर ज्यादा आ गया, ये पतली हो गई, पतली होकर यहाँ पर बाहर निकल गई, बल्ज हो गई, वहां पर फ्लूइड कलेक्ट होने लग गया, उसके प्रेशर बार बार बढ़ने लगा, लीकेज हो गई, वहां पर ब्लड कलेक्ट हो गया, ये इंट्राक्रेनियल हीमोरेज को डेवलप करता है, इंटरनल हीमोरेज को डेवलप करता है। यही हीमोरेज इंटेस्टाइन के लेवल पर भी, हर ऑर्गन के लेवल पर, लेकिन ब्रेन पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और ये टेबल प्रैक्टिस में आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसके कारण मॉडर्न साइंस इसको करेक्ट नहीं कर पाता। यही चीज मैं कहता हूं A1 का 1000 दे दीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा कितनी जल्दी वहां से जो हेमरेज हुआ है रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। और इसीलिए मैं ऐसी कंडीशन पे एक नॉर्मल प्रोटोकॉल बताता हूं, S1 C1 F1, ठीक है, ब्लू लैक्टिसिटी सेकेंड डायल्यूशन, ये सबसे मिरेकल डायल्यूशन होता है दोस्तों। A1 का 1000 3 डोज दीजिए, साथ में S1 C1 A1 F1 B को सेकेंड डायल्यूशन में दे दीजिए, आपका काम हो गया दोस्तों। आपको दूसरा किसी भी लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है और आपका पेशेंट रिकवर हो गया, ठीक है। ये था दोस्तों आज का टॉपिक। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।
जी राकेश सर। जी राकेश सर। सर बहुत बहुत थैंक यू सर। जी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए सर आपने, और ब्रेन के लेवल पे, क्लॉट के लेवल पे सर। जी सर। सर एक चीज पूछा था, जैसे अपन हार्ट का ये टॉनिक की अपन बात कर रहे हैं, इसमें अपन A1 B और C1 भी तो सेकेंड डाइल्यूशन में अपन दे सकते हैं सर हार्ट टॉनिक के। सर सर अगर आप A1 दोगे तो केवल लेफ्ट साइड आप हार्ट पर टॉनिक मिलेगा। यदि अच्छा A3 दोगे कंप्लीट हार्ट पे टॉनिक मिलेगा। ठीक है, पहली बात। C1 तो कॉम्प्लेक्स है, सेल के लेवल पर आप हर सेल की प्राइमरी स्टेज के लेवल पर आप काम करा सकते हो, और C1 की एफिनिटी हार्ट की तरफ ज्यादा है बजाय दूसरी कोई मेडिसिन के। ठीक है। जी सर। सर और और एक चीज और पूछ रहा था, जैसे माइल्ड कभी भी ऑल ऑफ सडन ये चेस्ट पेन बहुत सीवियर होता है हार्ट के लेवल पे, तो हाँ उस कंडीशन में अपन सर S1 के साथ क्या P4 और B वगैरह कुछ कॉम्बिनेशन बना के चलाना पड़ेगा सर? सर देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सारे प्रोटोकॉल सेट होते हैं। जी सर। आपको मैं वन बाय वन कॉम्प्लिकेशन जब बताऊंगा ना, अभी जी क्या जी। है, अभी हम लोगों ने केवल मायोकार्डियम, ब्लड वेसल्स के बारे में देखो, हमने सिस्टमेटिक पढ़ा, तो देखो कितनी चीजें निकल के आ रही राकेश सर। ठीक नहीं है। नहीं सर। अभी जब मैं अभी आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन बताऊंगा, तब ये चीज जो आप पूछ रहे हो ना, ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी कि ठीक है सिस्टम सर। में अगर कोई सर्कुलेशन जा रहा है, मान लो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में स्वयं में, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या फिर आपका नर्वस सिस्टम में, या फिर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यदि सिस्टम का कॉन्टेक्ट देखोगे तो वहां पर क्या प्रोटोकॉल निर्धारित करोगे, वो मैं कल के लेक्चर में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक जी है। सर। जी जी। थैंक यू सर। जी। जी प्रशांत ब्रह्म भट्ट जी, डॉक्टर प्रशांत ब्रह्म भट्ट जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। जी। सर अभी अभी आपने जो बताया एकदम परफेक्ट है, जी। और उसको लॉक करें कि S1 C1 A1 जो आपने, मेरी मदर को अभी 72 आवर्स हुआ है सर, जी। स्ट्रोक हुआ है और जी। क्लॉट हुआ सर, जी। और अभी 12 बजे उनको हॉस्पिटल से लेके आया हूँ, जी। और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित है सर कि जी। उनका MRI आपको भी मैंने भेजा था जी। कि जी। उसमें फ्रंटल लोब में इस्चेमिया था, इंफाक्ट था, और ऑक्सीपिटल लोब में। जी। और डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, तो बोले कि ऑक्सीपिटल वो थोड़ा डेंजरस होता है, इतना जल्दी कवर नहीं होता है। और जी। वो भी सरप्राइज हुए डॉक्टर जी। कि वो जल्दी की फास्ट रिकवरी है। और आज कंप्लीटली वो सर, वो राइट से हैंड पे थोड़ा वीकनेस था, जी। अभी 72 आवर्स में सर, आप बिलीव नहीं करोगे, आज छुट्टी भी हो गए, एकदम परफेक्ट हो गई। मैंने S1F1 1000 दिया था सर, और स्मेल करवाया और वगैरह सब, आपने जो भी प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया सेकंड एडिशन वाला जी। दिया, एक मिरेकल सर्विस दिया। एक्सीलेंट जी। सर। बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच सर। सर हेड्स अप आपको है कि आपने इतना बड़ा हिम्मत किया प्रशांत सर। हम्म ये तो आज के हम्म सीनियर डॉक्टर भी हिम्मत नहीं करते हैं सर। बहुत बढ़िया, हम्म हेड्स अप। हम्म बिल्कुल। हम्म। कंटिन्यू रखें नो सर। नो। हार्ट का टॉनिक उनको कंटिन्यू चलाएं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ब्लड क्लॉट हो तो सर A3 का D2 देना। यदि ब्लड क्लॉट नहीं है तो जनरल टॉनिक को D5 बनाओ, S5C1B, इससे बेटर कोई प्रोटोकॉल नहीं। यदि आपको नजर आता है कि वहां पर किसी भी प्रकार से मतलब वॉल में छेद है, तो आप C11C3B को चलाएं, या अगर S5C3B भी चलाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है C13 बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो वहां पर C13 C3 S5B चलाएं, बहुत बड़ी जल्दी के साथ में वहां पर हील हो जाता है। ठीक है। सर, वो अभी S1F1 उसको 1000 कंटिन्यू डेली दो, दे सकता हूँ सर? ना ना, वीकली दो सर, उसका रोल नहीं है वहाँ, हाँ वीकली दो आप। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक बाकी का आपको न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, या सेकेंड डाइल्यूशन कंटिन्यू 3 महीने चलाना है। ठीक है। है। ओके बैलेंस ओके करना, पूरा ओके। न्यूट्रल करना है। और जनरल टॉनिक में आप वहां पर स्पेशल उनको किसी भी क्लॉट में A3 का D2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप A3 का D2 दे दीजिए। मैक्सिमम ओके मैं और डॉक्टर संतोष पाटीदार ज्यादातर केसेस में हम A3 D2 को चलाते हैं, और मैक्सिमम केसेस रिजॉल्व कर देते हैं हम लोग। ठीक है। ओके ओके ओके। थैंक यू सर। जी। ठीक है दोस्तों, और किसी को कुछ हो तो आप मुझे बता दीजिएगा।
ठीक है, यही रखते हैं हम लोग।